नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इन्वायरमेंट सब्जेक्ट में जलीय पारितंत्र के अंतर्गत आने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक कोरल रीफ के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग कोरल रीफ ऑफ इंडिया देखेंगे और इसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी लेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। कोरल रीफ, कोरल रीफ को ही हिंदी में बोला जाता है प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति देखोगे तो इस तरीके से दिखाई देता है। देखिए, ये बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, रंग बिरंगे होता है। तो प्रवाल भित्ति के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कोरल रीफ बोलते हैं। ठीक है, समझते हैं। प्रवाल भित्ति देखोगे तो एक जीवित प्राणी होता है और इसका हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिप कहते हैं। जीवित प्राणी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिप कहते हैं। पॉलिप देखोगे तो कठोर चूने के खोल बनाता है, कठोर चूने का खोल बनाएगा। और ये कठोर चूने का खोल किसका होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, CaCO3 का बना होता है, जो एक बहुत ही बड़ा चट्टान जैसा रूप ले लेता है बाद में। ठीक है, याद रख लेना। ये एक शैवाल होता है, शैवाल का नाम है जुजेंथिली। जुजेंथिली नामक शैवाल के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन शो करेगा और उसी के साथ रहता है। याद रख लेना, कौन सा शैवाल, कौन सा एल्गी जुजेंथिली एल्गी के साथ ये सिम्बायोटिक रिलेशन में रहता है। और ये जुजेंथिली शैवाल देखोगे तो पॉलिप के लिए क्या करेगा, भोजन निर्माण का काम करेगा। वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू पॉलिप के लिए, जो प्रवाल भित्ति जो प्राणी है उसके लिए क्या करता है, भोजन निर्माण का काम करता है। तो यहां पर आप देख रहे हो जो रंगीन कलर का आपका कलरफुल है, ये जुजेंथिली एल्गी है जो कोरल रीफ में लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है। और वो इसके लिए, रीफ के लिए, पॉलिप के लिए, उस जीवित प्राणी के लिए क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करने का काम करता है, जिसके फलस्वरूप उनको भोजन प्राप्त होती है। ये आपको याद रख लेना। ये देखोगे तो ये जो प्रवाल भित्ति है ये ट्रॉपिकल रीजन में याद रख लेना, ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय महासागरीय क्षेत्र में पाया जाता है और बहुत ही ज्यादा हाईली सेंसिटिव जीव होता है। हाईली सेंसिटिव जीव होता है क्यों, क्योंकि जब जलीय क्षेत्र में बहुत ज्यादा आपका प्रदूषण फैलता है तो ये जुजेंथिली जो एल्गी है वो अपने ऊपर अटैक समझता है, अपने आप को, ठीक है, उसको अटैक समझता है और वो कोरल रीफ को छोड़कर उस जगह से भागने लगता है, जिससे ये क्या हो जाता है, ये व्हाइट हो जाता है, ये कलरफुल है, इसका कलर खत्म हो जाता है और केवल रीफ ही बच जाता है। और रीफ ही बच जाता है जो खुद भोजन नहीं निर्माण कर पाता और वो जीव मर जाता है। तो ये हाईली सेंसिटिव होता है, इसको याद रख लेना। इसी कारण समझा जाता है कि प्रवाल भित्ति का सबसे मेन कंपोनेंट देखा जाए तो कौन सा होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसको याद कर लेना। और इसके लिए एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया है, नेशनल कोरल रीफ रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां, तो पोर्ट ब्लेयर में। कहां पर है, नेशनल कोरल रीफ रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है, तो पोर्ट ब्लेयर याद कर लेना है। तो यहां से आप लोग क्या समझे, 4-5 पॉइंट को आपको याद करना है। जो कोरल रीफ होता है एक प्राणी है जिसको हम लोग पॉलिप कहते हैं। ये जुजेंथिली एल्गी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में रहता है। ये देखोगे तो कौन से क्षेत्र में रहता है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रहता है। याद रख लेना, हाईली सेंसिटिव जीव है और इसको आपको याद कर लेना है इसके मेन कंपोनेंट को। तो इसका मेन कंपोनेंट होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो एक चूने का खोल, हार्ड खोल बनाता है। इसको याद कर लेना। अब ये प्रवाल भित्ति के रूप में कैसे आ जाता है, तो जब ये जुजेंथिली यहां से हट जाता है तो ये मर जाता है। ठीक है, कोरल रीफ चट्टान के रूप में मर जाता है। तो जो ये चूने का खोल बना रहता है, दूसरा पॉलिप आता है यहीं पर, दूसरा आपका फिर से खोल बनाएगा, तीसरा पॉलिप आएगा फिर से खोल बनाएगा और इस तरीके से ये एक क्या बन जाता है, भित्ति का रूप ले लेता है, रीफ का निर्माण करता है। ठीक है, तो एक कोरल रीफ है वो मरा, उस पर दूसरा पॉलिप आया, दूसरा खोल बनाया, तीसरा आया, फिर खोल बनाया। ये क्रमिक आपका प्रोसेस चलेगा और एक क्या बना लेगा, एक आपका रीफ का निर्माण कर लेगा। तो इतना आप लोग को समझना है। अब देखते हैं ये कोरल रीफ कहां कहां पाया जाता है, ठीक है, इसकी आवश्यक दशाएं क्या है, इन सबको समझना है। तो समझते हैं प्रवाल के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी
आपका दशाएं अनुकूल है, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 20 डिग्री से 21 डिग्री होना चाहिए, 20 से 21 डिग्री होना चाहिए। जो हमारा सागर होता है, महासागर होता है, वहां पर ये 60 से 70 मीटर के गहराई में होना चाहिए। यहां पर पर्याप्त सूर्य सनलाइट मिलना चाहिए जिससे वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, साथ ही साथ ऑक्सीजन भी पर्याप्त रूप से उसको मिलना चाहिए, तभी वो जीवित रह पाएगा। साथ ही साथ देखोगे तो यहां पर सागरीय लवणता, वहां का लवणता कितना होना चाहिए, तो 27 से 30%, 27 से 30%। ये परसेंट किस में रहेगा, पार्ट्स पर 1000 में रहेगा, इसको याद कर लेना। तो ये एक प्रवाल भित्ति को अच्छा डेवलपमेंट के लिए अनुकूल दशाएं हैं कि इसका टेम्परेचर 20 से 21 डिग्री, याद कर लो कितना, 20 से 21 डिग्री आपको याद रख लेना है। गहराई देखोगे तो 60 से 70 मीटर, पर्याप्त ऑक्सीजन मिलना चाहिए, पर्याप्त आपका सनलाइट होना चाहिए जिससे वो फोटोसिंथेसिस कर पाए एल्गी के थ्रू, याद रख लेना। और उसकी लवणता ज्यादा नहीं होनी चाहिए ना कम नहीं होनी चाहिए, उसकी अनुकूल लवणता है 27 से 30%, और परसेंट किस में होगा, पार्ट्स पर 1000 में। पीपीएम मत कर देना, पीपीएम मत कर देना, पार्ट्स पर 1000 है। और भारत में प्रवाल भित्ति का क्षेत्र देखें तो प्रवाल भित्ति का क्षेत्र ये सबसे आपको घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में पूछता है आजकल, ये ट्रेंड चल रहा है। व्यापम या आपका पीएससी देखोगे तो ट्रेंड चला रहा है, किसी भी चीज को घटते क्रम या बढ़ते क्रम में जमाइए। तो इसको मैं कहां कहां मिलता है ये भी बता दिया, और इसको मैं किसमें, तो घटते क्रम में बता दिया हूं। सर्वाधिक आपका देखोगे तो अंडमान निकोबार द्वीप, फिर लक्षद्वीप, फिर कच्छ की खाड़ी, फिर मन्नार की खाड़ी। देख लीजिए ये कच्छ की खाड़ी है, गुजरात वाला कच्छ की खाड़ी है, ये है लक्षद्वीप समूह, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और यहां पर देखोगे तो गोवा साइड में और मिलता है तटीय क्षेत्र में, और ये श्रीलंका और भारत के बीच में देखोगे तो पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, ये वाले रीजन में भी आपको कोरल रीफ भारत में देखने को मिलता है। तो ये कोरल रीफ इन इंडिया बोला जाए तो कौन कौन सा क्षेत्र है इसको याद कर लेना, ये विशेष तरीके से पूछा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप, फिर लक्षद्वीप, फिर कच्छ खाड़ी, फिर मन्नार की खाड़ी। तो ये पहले नंबर पर, फिर दूसरा नंबर पर, फिर तीसरा नंबर पर, और ये चौथे नंबर पर है। इसको याद कर लेना जी, ठीक है, इसको याद कर लेना। ओके, समझ आ रहा है कि नहीं, बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगा। एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे लास्ट में, इससे पहले एक छोटा सा नोटिफिकेशन देख लेते हैं, छोटा सा नोटिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं, है ना, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए तो सीजीपीएससी नॉलेज इंस्टीट्यूट द्वारा शिक्षक और सहायक शिक्षक के लिए नया कोर्स लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर बैच भी स्टार्ट हो रहा है, तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर चलेगा, और ऑनलाइन ऑफलाइन तो है ही, और ये 8 तारीख से चलेगा। याद रख लेना, ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, 8 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। 8 सितंबर से विशेष रूप से आप लोग ज्वाइन कर लो इसको, विशेष रूप से 8 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा। आपको ये इसमें 50% का ऑफ चल रहा है। अगर 6000 जो ऑफलाइन का को फीस था उसको हम लोग 2999 में दे रहे हैं, 5000 का था वो 2499 में दे रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा केवल आप शिक्षक का करना चाहते हो तो उसके लिए भी कर सकते हो, शिक्षक का सॉरी, ठीक है। सहायक शिक्षक और शिक्षक का ये दोनों का एक साथ है ना। केवल शिक्षक का करना चाहते हो तो इसके लिए भी है, ये नंबर दिया गया है, नंबर पर कॉल कर लो, ठीक है। और केवल सीडीपी पढ़ना चाहते हो, केवल आप बाल विकास शिक्षण शास्त्र जो है, ठीक है, शिक्षण शास्त्र ये वाला सीडीपी वाला पोर्शन है, उसको पढ़ना चाहते हो तो उसको भी आप यहां से परचेस कर सकते हो या आकर ज्वाइन कर सकते हो, एक ही सब्जेक्ट को। तो ये छोटा सा नोटिफिकेशन था विशेष तरीके से। आज तो कितना हो गया, 3 तारीख हो गया, 3 तारीख ना, तो जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कर लीजिए। 8 तारीख से ये स्टार्ट हो रहा है। और आप लोग के लिए विशेष मैं एक बात बताता हूं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो अगर पॉसिबल है आप आ सकते हो, डीडीयू नगर गोल चौक रायपुर में आ सकते हो, रायपुर में रहते हो तो मैं बोलूंगा आप ऑफलाइन ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ऑफलाइन ज्वाइन
करोगे तभी आप लोग को ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि उसमें कंसंट्रेशन लेवल ना हाई होता है। ऑनलाइन के मुकाबले ऑफलाइन में कंसंट्रेशन लेवल हाई रहता है, साथ ही साथ एक डेली रूटीन बनता है। ऑनलाइन में क्या करते हो आप, बैच ले लेते हो, फिर क्या करते हो, लो ना मैं अभी ये काम कर लेता हूं, बाद में रिकॉर्डेड वीडियो देख लूंगा, फिर देखते रहते हो। उसी समय किसी का कॉल आ जाता है, चलने यार चाय पी के आते हैं, चलने यार ये कर लेते हैं, आज ये काम कर दे, नोटिफिकेशन, किसी कॉल आ गया, किसी का मैसेज आ गया, तो उसमें क्या होता है, आप कंसंट्रेशन आपका नहीं रहता, आप दूसरे काम करने लग जाते हो, जिससे आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती। इस कारण मैं बोल रहा हूं कि आप डेली आइए, यहाँ पर रूटीन बनेगा, साथ ही साथ सामने में आकर पढ़िए, सामने में आकर पढ़िए। तो जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन करना है, ठीक है। नंबर है तीनों कोर्स के लिए शिक्षक ही लेना है तो पर भी मिल जाएगा, शिक्षक सहायक शिक्षक दोनों का मिल जाएगा। साथ ही साथ केवल आप सीडीपी पढ़ना चाहते हो तो सीडीपी भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं फिर से हमारे टॉपिक पर। मजा आ रहा है ना जी, अभी एकदम क्लियर हो जाएगा। कहां कहां, 4 जगह ना, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, ये आपको याद कर लेना है। पाक की खाड़ी रहेगा तो पर भी आपको लेना है। ये सब को यहाँ पर है भारत में कोरल रीफ, प्रवाल भित्ति यहीं पाई जाती है, याद रहेगा। इसके बाद देख लेते हैं प्रवाल भित्ति के प्रकार। प्रवाल भित्ति के प्रकार तो 3 प्रकार के होते हैं सर। एक तो तटीय प्रवाल भित्ति होगा, दूसरा आपका देखोगे तो अवरोधक बेरियर प्रवाल भित्ति होगा, बेरियर कोरल रीफ, ठीक है। और एक होगा एटॉल, एटॉल, एटॉल कोरल रीफ, एटॉल प्रवाल भित्ति। तीनों का क्या क्या अंतर है, तीनों को अलग अलग क्यों ऐसा बोला जाता है, तो तटीय प्रवाल भित्ति, तटीय प्रवाल भित्ति यहां पर समझिए, यहां पर सच्ची समझिए, ये भारत से समझा रहा हूं। ये देखिए, ये कोस्टल रीजन कौन सा है, ये कोस्टल रीजन ये वाला है, ठीक है। कोस्टल रीजन कौन सा है, इंडिया का कोस्टल रीजन ये है ना, ये रेड कलर में किया, ये कोस्टल रीजन कहलाता है। थोड़ा सा इसको मैं और बड़ा कर दूं, ये है ना कोस्टल रीजन, ये कोस्टल रीजन है, दिखाई दे रहा है कोस्टल रीजन। तो कोस्टल रीजन मतलब हमारी जो स्थल लैंड पार्ट है, लैंड पार्ट है, और ये क्या है आपका वाटर पार्ट। तो लैंड पार्ट से लगा हुआ, लैंड पार्ट से लगा हुआ, देखिए यहां पर देखिए ये कच्छ की खाड़ी, ये लैंड पार्ट से लगा हुआ है, लगा हुआ है लैंड पार्ट से, है ना, लगा हुआ है लैंड पार्ट से ये वाला क्षेत्र, ठीक, ये कच्छ की खाड़ी है। इसके अलावा आप देखोगे तो ये वाला लगा हुआ है, यहां पर लगा हुआ है। तो ये तटीय क्षेत्र से, लैंड पार्ट से लग करके कोई जब कोरल रीफ का निर्माण होता है तो उसको बोला जाता है कौन सा, तटीय कोरल रीफ, याद रख लेना, तटीय कोरल रीफ। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जब यहां पर ये लगा हुआ है, लेकिन कभी कभी इससे थोड़ा सा बीच में गैप बन जाता है, ऐसा गैप बन जाता है, तो ये दोनों में क्या आ जाएगा, ये लैंड पार्ट और ये वाटर पार्ट। वाटर पार्ट में अलग से लैंड पार्ट को छोड़कर थोड़ा दूर चला जाता है जब कोरल रीफ, तो उसको बोलते हैं लैगून प्रकार का कोरल रीफ, लैगून प्रकार का कोरल रीफ, याद रख लेना। झील भी आप लैगून प्रकार का झील पढ़ते हो, उसी तरीके से ये लैगून प्रकार का कोरल रीफ कहला जाएगा, ठीक है। इसको समझते हैं, ओके। अब देखिए यहां पर वही लिख दिया हूं मैं, सामान्यतः यहां पर देखोगे तो ये क्या होता है, स्थलीय भाग से सटा हुआ होता है। कभी कभी स्थल भाग के बीच अंतराल या आपका गैप बन जाए तो उसको लैगून प्रकार का कोरल रीफ कहेंगे, जिसको हम लोग बोट चैनल कहते हैं, बोट चैनल, बोट चैनल याद रख लेना, बोट चैनल। और इस तटीय प्रवाल भित्ति के एग्जाम्पल देखोगे तो मन्नार की खाड़ी है सर, कच्छ की खाड़ी है सर, अंडमान निकोबार, मतलब भारत में पाए जाने वाले जितने भी प्रवाल भित्ति हैं वो तटीय प्रवाल भित्ति के अंतर्गत आते हैं, याद कर लेना। समझ आया जी, समझ आया, आ गया ना सर, बिल्कुल आ गया सर। तो तटीय प्रवाल भित्ति में भारत के जो क्षेत्र आते हैं प्रवाल भित्ति के, वो आ जाएंगे, याद रख लेना। अब देख लेते हैं दूसरा प्रकार, दूसरा प्रकार ये तो हो गया पहला प्रकार। अब देख लेते हैं दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार में हम लोग बैरियर, अवरोधक प्रकार के प्रवाल भित्ति को समझते हैं। तो अवरोधक प्रकार के प्रवाल भित्ति में देखोगे तो ये तट से थोड़ा दूर चला जाता है,
तट से दूर चला जाएगा, तट से दूर, लेकिन तट के समानांतर रहता है सर। मान लीजिए यहां पर देखो, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, तो ये तट है, तट, तो तट से थोड़ा दूर यहां पर थोड़ा दूर, लेकिन इसके समानांतर सर, इसके पैरेलल सर, इस तट के पैरेलल समानांतर, तो ये एक क्या बना लिया, बैरियर बना लिया। मतलब इसके पहले, इसके बाद यहां पर इस बैरियर को पार करेगा तब यहां पर ऑस्ट्रेलिया में इंटर कर पाएगा, इस कारण इसको कहा गया बैरियर। और ये जो ऑस्ट्रेलिया के तट के समानांतर बना हुआ बैरियर है, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा बैरियर है, इस कारण इसको ग्रेट कहा जाता है, ग्रेट महान बैरियर कहा जाता है, और इस कारण इसको ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ कहां है सर, तो ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन छोटे छोटे बैरियर रीफ और बनते हैं जो लैंड पार्ट से थोड़ा दूर चला जाता है, सटा हुआ नहीं रहता है लैंड पार्ट से, वो क्या कहलाता है, अवरोधक प्रवाल भित्ति कहलाता है। सर आपको एक एक चीज मैं समझा दूंगा, ठीक है। अवरोधक प्रवाल भित्ति सागरीय तट से कुछ दूर किंतु तट के पैरेलल समानांतर होता है, और ये ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर है, तो याद कर लेना ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में, देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया में, ये आपको जानना है। इसके अलावा एटॉल प्रवाल भित्ति, ये क्या होता है सर, तो इसको समझना है, ये हमारा थर्ड टाइप है एटॉल प्रवाल भित्ति। तो ये एटॉल प्रवाल भित्ति देखोगे तो ऐसे द्वीप, ऐसे आइलैंड, आपका द्वीप है, मान लीजिए यहां पर देखिए, समझिए, मान लीजिए कोई सभी ले लो, कोई देश है, अब देश से अलग यहां पर मान लीजिए कोई आइलैंड है, द्वीप है ना, द्वीप है, तो इस द्वीप के चारों ओर या तीन ओर, ऐसा द्वीप के चारों ओर या तीन ओर उससे आपका मिलता जुलता, लेकिन उससे सटा हुआ नहीं, उससे मिलता जुलता चारों ओर या जलमग्न जो पठार होते हैं, कोई देश है अपना देश है, उस देश के पठार निकले हैं, यहाँ पर सब पार्ट वाटर पार्ट है, वाटर पार्ट, तो इस वाटर पार्ट के इस तरफ ही या क्या बना लेगा, ये क्या बना लेगा, ये जो पॉलिप होते हैं वो एल्गी के थ्रू ये क्या बना लेते हैं, कोरल रीफ बना लेते हैं, और यही कोरल रीफ क्या कहलाता है, देखो इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो ये घोड़े के नाल जैसा है, घोड़े के नाल जैसा है ना, घोड़े के नाल जैसा है, इसी कारण इसको क्या कहा गया, एटॉल कहा गया। एटॉल या घोड़े के नाल जैसा दिखाई देने लगा, इस कारण इसको एटॉल प्रवाल भित्ति कहा जाता है, जो द्वीप के चारों ओर या जलमग्न पठार के ऊपर वलयाकार या घोड़े के नाल आकार वाली प्रवाल भित्ति होती है, उसको क्या बोलते हैं सर, तो एटॉल प्रकार का आपका क्या बोलेंगे, प्रवाल भित्ति कोरल रीफ बोलेंगे। इस कोरल रीफ में देखोगे तो ताड़ के वृक्ष भी दिखाई देते हैं, ताड़ के वृक्ष इस कोरल रीफ में, तो पूछा जाएगा सर कि कौन से कोरल रीफ में, कौन से कोरल रीफ के प्रकार में ताड़ के वृक्ष अधिकतर दिखाई देते हैं, तो एटॉल ले लेना, ओके, समझ आया कि नहीं। एटॉल प्रवाल भित्ति के जो होते हैं वहां पर, तो वहां पर ताड़ के वृक्ष दिखाई देते हैं, और इस एटॉल प्रवाल भित्ति के जो ग्रुप होगा, पूरा ग्रुप होगा, वो ग्रुप कहलाएगा फिरोज, याद रख लेना, एटॉल प्रवाल भित्ति का जो ग्रुप होगा वो क्या कहलाएगा, फिरोज। तो फिरोज किसे कहते हैं, तो यह एक प्रवाल भित्ति का प्रकार है, और प्रकार के समूह को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉल प्रवाल भित्ति के प्रकार के समूह को ही फिरोज के रूप में हम लोग जानते हैं। तो सीधा शब्द दे देगा कि फिरोज किससे संबंधित है, तो प्रवाल भित्ति से संबंधित है। कौन से प्रवाल भित्ति से संबंधित है, तो एटॉल प्रकार के प्रवाल भित्ति से संबंधित है, याद रख लेना। इसके एग्जाम्पल होंगे, फेमस एग्जाम्पल हैं फिजी का एटॉल, एलिस द्वीप का एटॉल, और अपना लक्षद्वीप का एटॉल। लक्षद्वीप का एटॉल याद कर लेना, ये आपको जानना है, ठीक है। एटॉल देखोगे तो लक्षद्वीप में जो हमारे प्रवाल भित्ति हैं वो एटॉल प्रकार के क्या हैं, तो प्रवाल भित्ति हैं। समझ आया सर, कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत? मजेदार है कि नहीं? प्रवाल भित्ति मजेदार है कि नहीं? इंग्लिश में कोरल रीफ, कोरल रीफ। तो तीन प्रकार के तटीय, तटीय, दूसरा देखोगे तो अवरोधक बैरियर, और तीसरा देखोगे तो आपका एटॉल, एटॉल ये कोस्टल वाला है ना, कोस्टल बैरियर और एक एटॉल। तो कोस्टल लैंड पार्ट से सटा हुआ, आपका बैरियर लैंड पार्ट से थोड़ा दूर लेकिन लैंड के तट के समानांतर पैरेलल। और एटॉल, एटॉल क्या है? तो कोई द्वीप है जो जल से पूरा जल के बीच में है तो उसके चारों ओर बन जाना कोरल रीफ, या किसी पर्वत पठार जो पूरे पानी में डूबा हुआ है उसके चारों ओर कोरल रीफ बन जाना, ये एटॉल प्रकार। हो गया काम, हो गया काम। ग्रेट बैरियर रीफ कहां पाया जाता है? तो याद कर लेना, ऑस्ट्रेलिया के तट के समानांतर है ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में। समझ आया सर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? याद रख लेना। अब देखोगे तो इस कोरल रीफ जो प्रवाल भित्ति का, इसका विरंजन कैसे होता है, ये खत्म कैसे होता है, इसको समझना है हम लोग को। ठीक है, चलिए समझते हैं, है ना। कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं इसको, कोरल ब्लीचिंग बोलेंगे सर, है ना। प्रवाल विरंजन, तो देखो बात समझना है, सीधा सीधा है। जो हमारे पर्यावरण घटक होते हैं ना, वो नेगेटिव चीज होते हैं, है ना। कुछ कुछ नेगेटिव पर्यावरण घटक होते हैं जिसके कारण देखोगे तो जो प्रवाल के ऊपर में, जो रीफ के ऊपर में एल्गी है, जुजेंथिली एल्गी है, वो इस पर्यावरण के जो नेगेटिव घटक हैं, इसके कारण ये जो रंग बिरंगी एल्गी लगी हुई है, ये एल्गी अपने ऊपर उसको क्या समझती है, ये नेगेटिव जो एक्टिविटी है इसको ये अपने ऊपर अटैक समझती है, अटैक, अटैक समझेगी। और ये स्ट्रेस में आ जाती है, कौन? एल्गी आ जाती है स्ट्रेस में, और स्ट्रेस में आकर के इस जगह को छोड़ने लगती है, इस जगह को छोड़ने लगती है जी, इस रीफ को छोड़ करके ये भागने लगती है, इस रीफ को छोड़ करके भागने लगती है। तो ये जुजेंथिली एल्गी होती है, यही आपका कलरफुल एल्गी है जिसके साथ रीफ सिम्बायोटिक रिलेशन में है। अब ये छोड़कर भाग जाती है तो रीफ ऐसा व्हाइट कलर का दिखाई देता है, रीफ व्हाइट कलर का दिखाई देता है। और ये रीफ के लिए जो पॉलिप होता है, ये पॉलिप, ये रीफ क्या है? पॉलिप है। ये पॉलिप के लिए यही एल्गी क्या बनाती थी? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से भोजन निर्माण करती थी और इनको भोजन मिलता था। अब ये जो जुजेंथिली एल्गी ये तो चली गई, तो इसको अब क्या मिलेगा? भोजन नहीं मिलेगा सर। जब भोजन नहीं खाएगा कोई जीव तो भोजन नहीं मिलेगा तो कोई भी जीव तो मर जाएगा। तो यहां पर ये जीव क्या हो जाता है? मरने लगता है, इसका डेथ होने लगता है। इसी को बोलते हैं प्रवाल विरंजन, प्रवाल विरंजन। देखिए लिख दिया हूं, प्रवाल पर निर्भर रंगीन शैवालों का पर्यावरणीय घटकों के कारण नकारात्मक प्रभाव से प्रवाल के ऊपर से हट जाना, चले जाना, ऊपर से हट जाना, जिससे वह श्वेत रंग में आ जाता है, श्वेत रंग में आ जाता है और भोजन आपूर्ति नहीं हो पाती, क्योंकि वो चली गई तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाती है। और यहां पर अंततः ये जो प्रवाल है वो डेथ कर जाती है, और यही क्या कहलाता है? कोरल ब्लीचिंग कहलाता है। समझ में आया कि नहीं? इससे ज्यादा नहीं, आप समझना है। अब इसी को हाउ कोरल बिकम्स ब्लीच्ड, तो इसको समझिए। यहां पर देखोगे ये हेल्दी कोरल है, ये हेल्दी कोरल है, रंग बिरंगे हेल्दी कोरल है। जब इस पर पर्यावरण इफेक्ट, नेगेटिव पर्यावरण इफेक्ट होता है तो ये स्ट्रेस में आ जाता है। कौन सा? ये एल्गी स्ट्रेस में आ जाता है, एल्गी। और ये क्या कर जाता है? इस कोरल रीफ को छोड़कर भाग जाएगा और कोरल ब्लीच्ड हो जाएगा, ये मर जाएगा। इसी को यहां पर बताया गया है। तो इसके 4 चरण कैसे होता है, इसको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो जो मैं बोलकर बताया इसको समझ लेना है। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं सर? समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से प्रवाल भित्ति, एक बार क्विक रिवीजन करेंगे तो प्रवाल भित्ति होता क्या है? एक प्राणी है, प्राणी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिप कहते हैं, पॉलिप। और पॉलिप देखोगे तो एक एल्गी, एल्गी का नाम है जुजेंथिली, जुजेंथिली एल्गी, जो कलरफुल एल्गी है, उसके साथ में सिम्बायोटिक रिलेशन में सहोपकारिता संबंध दर्शाता है। और उसके साथ इसलिए रहता है कि
कोरल का जो रीफ होता है वो चूने का पत्थर का होता है ना, चूने पत्थर का कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और एक भित्ति की तरीके से वो कठोर चट्टान बनाने का काम करता है। अब वहां पर ये कोरल रीफ एक जीव है तो इसको चाहिए खाना, तो खाना ये एल्गी प्रोवाइड करेगा। एल्गी क्या करता है, इसको पर्याप्त टेम्परेचर में एक स्पेसिफिक गहराई पर ऑक्सीजन के साथ ये क्या बनाता है, फोटोसिंथेसिस का काम करेगा और फोटोसिंथेसिस के थ्रू भोजन निर्माण करता है और पॉलिप को मिलता रहता है, जिससे वो डेवलप करते रहता है। इसको याद कर लेना, पॉलिप डेवलप करते रहता है, इतना मैं बताया था। और इसी से क्या होता है, जैसे जैसे अब पॉलिप डेवलप किया, फिर वहां पर छोड़ा, वो खोल बना दिया, एक चट्टान बना दिया छोटा सा, उसके बाद वो मर गया, फिर दूसरा पॉलिप आएगा वहां पर। इस तरीके से कई खोल एक जगह जुड़ते 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 उसका जमाव होते होते वो एक चट्टान भित्ति बना लेता है, जिसको हम लोग प्रवाल भित्ति कहते हैं सर। और यही प्रवाल भित्ति जब उस पर पर्यावरण इफेक्ट नेगेटिव बनता है तो एल्गी छोड़ के चला जाता है और वो पॉलिप भोजन का निर्माण नहीं कर पाती और वो मर जाती है सर। और इसी को बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग कहां कहां पर मिलता है, तो इसकी सबसे पहले देख लो तो भारत में 4 महत्वपूर्ण जगह याद रख ले, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मन्नार की खाड़ी, कच्छप की खाड़ी। कच्छप खाड़ी पहले लेना, मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, ये गोवा मुंबई वाला तटीय क्षेत्र में भी मिलता है, इसको भी याद रख लेना। इसकी अनुकूल दशाएं तो टेम्परेचर 20 से 21 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, याद रख लेना। गहराई 60 से 70 मीटर होना चाहिए और इसको पर्याप्त ऑक्सीजन मिलना चाहिए, पर्याप्त सनलाइट मिलना चाहिए, इसको भी याद रख लेना भाई। और इनका मेन कंपोनेंट कौन सा है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो उसको रीफ बनाने में, एक भित्ति बनाने में सहायक होता है, याद रख लेना, इतना ये याद रहेगा। अब इसके बाद ये कोरल ब्लीचिंग और 3 प्रकार, एक तटीय क्षेत्र में तो तटीय प्रवाल भित्ति, एक आपका बैरियर किस्म का, अवरोधक किस्म का, तो उसको अवरोधक प्रवाल भित्ति, और एक होता है एटॉल प्रवाल भित्ति, जिसमें आपका एटॉल प्रवाल भित्ति याद रख लेना। एटॉल प्रवाल भित्ति ये आपको विशेष याद रख लेना है, क्यों, क्योंकि इसमें ये देखिए, ये कोई जलमग्न क्षेत्र है, पहाड़ है, तो ये जलमग्न क्षेत्र है, इस जलमग्न क्षेत्र के चारों ओर क्या बना लेता है, ये या तो घोड़े के नाल के जैसा आकृति बना लेता है और एक भित्ति का निर्माण करता है, जिसको हम लोग एटॉल प्रवाल भित्ति कहते हैं, एटॉल प्रवाल भित्ति कहते हैं। तो ये रहा हमारा कोरल रीफ कंप्लीट। ठीक समझ में आया सर? तो समझ में आया है। एक बार और मैं बता देता हूं, छोटा सा एक नोटिफिकेशन देख लीजिए, छोटा सा नोटिफिकेशन। देखिए, इसको देखिए, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसी के बारे में बात कर रहा था। इसका भी बैच देखोगे तो इसका भी बैच 8 तारीख से 8 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। इसका ऑफलाइन फीस 799 रुपये है और ऑनलाइन फीस 499 रुपये है। तो जल्दी से जल्दी जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। ऑफलाइन ज़्यादा आपका प्रेफरेंस रखना, ऑफलाइन को याद रखना। और ये नंबर दिया हुआ है, नंबर देख लीजिए, नंबर दिया हुआ है, नंबर, ये हमारा एड्रेस है DDU नगर गोल चौक रायपुर, DDU नगर गोल चौक रायपुर। तो यहाँ पर आ करके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोग को समझ में आया होगा। इन्वायरमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर बार क्वेश्चन में पूछता है इसको, यहाँ से क्वेश्चन आता है, प्रवाल भित्ति कहाँ है, कहाँ पर मिलता है, कैसा है, ये सब क्वेश्चन में बना हुआ क्वेश्चन है ना। तो इसके बारे में मैंने आज कंप्लीट किया है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मजा आया होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक कर देना, कोर्स को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी शिक्षक भर्ती का आने वाला है, 5000 तो चल ही रहा है, तो उसका भी प्रोसेस चलेगा। तो फिर आपको पहले से तैयारी करके रखना है, क्योंकि इतने लोग BEd DEd वाले हो चुके हैं, तो आपको तैयारी पहले से करना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आया होगा, और समझ आया लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जल्दी से जल्दी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।